Good afternoon. Good afternoon. First of all, wish you very happy Ramadan. Same to you. And today I'm coming with a new topic with PCOS, that is a polycystic ovarian syndrome. For this, thank you Help for giving me the chance. आज मैं आपको जो बताना चाहती हूँ PCOS के बारे में बात करना चाहूँगी. If you survey the overall national health survey this thing, so you will find out that every 1 in 5 women suffer from PCOS. What is PCOS? That is a polycystic ovarian syndrome. जब हम सर्वे करते हैं तो हर 5वीं औरत में से एक औरत को इस तरह की प्रॉब्लम पाई गई है इंटरनेशनल और नेशनल सर्वेज. अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज PCOS और व्हाट इज PCOD. इवन यू हर्ड अबाउट PCOD. That is very common term, polycystic ovarian disease. Why is PCOS so important? क्यों ये होता है, कैसे होता है, what causes, और can PCOS be cured? क्या इसका इलाज मुमकिन है? और will I be able to have a children? Commonly female जब हमसे इंट्रैक्शन करती है तो ये बहुत कॉमन सवाल होता है कि क्या PCOS या PCOD कंडीशन के साथ पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है या फर्टाइल हो सकती है. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है जिसके बारे में आज मैं आपको आंसर करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी. सो फर्स्ट, PCOS या PCOD को समझने से पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ओवरीज क्या होती है. तो ओवरीज ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. हर फीमेल में, एक नॉर्मल फीमेल में ये 2 होती है, लेफ्ट एंड राइट, और इसी से जो है तो ओवर रिलीज होता है एवरी मंथ, हर साइकिल पे आने से पहले जो रिलीज होता है वो उनका. तो अगर एक फीमेल मैरिड है तो कंसीव कर जाती है, अगर अनमैरिड फीमेल्स है तो वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है. देन इसका सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है एक फीमेल में कि ये हार्मोनल सेक्रेशंस करते हैं, जैसे स्पेशली एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन जिसे कहा जाता है, और बहुत ही लिटिल क्वांटिटी होती है टेस्टोस्टेरोन की, जिसे मेल हार्मोन्स कहा जाता है. तो PCOD हो या चाहे PCOS हो, ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये ओवरीज से रिलेटेड है. नाउ व्हाट इज PCOD? दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज. इस कंडीशन में मैं आपको एक सुपरफिशियली बताती चलूँ कि जो छोटे छोटे इमैच्योर फॉलिकल्स होते हैं उनका कलेक्शन हो जाता है, या वो फॉलिकल्स जो मैच्योर हो जाते हैं वो किसी वजह से डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं और वो जो है तो कलेक्टेड होकर एक सिस्ट को फॉर्म कर लेते हैं. इस तरह से एक सिस्ट बन के फिर और भी सिस्ट को बनाती है, मल्टीपल सिस्ट उसमें जो है तो फॉर्म हो जाता है. इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक, दैट इज अ मल्टीपल सिस्ट. ग्रेप्स का बंच जैसा चालू हो जाता है. जी जी जी. तो इस तरह से मल्टीपल सिस्ट, दैट इज पॉलीसिस्ट ओवरियन डिसीजेस, वेरी सिंपल टर्म. इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सन. समटाइम वेस्टर्न सिस्टम कहता है कि इंसुलिन सिक्रेशंस या उसके रेजिस्टेंस ही हो जाना भी PCOS को कॉज करता है. डाइट है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें जो है तो PCOD को लीड करती हैं. साइन एंड सिम्टम्स देखा जाए तो इरेगुलर मेंसेस पहली साइन सिम्टम इसकी जो होती है. सबसे पहले पेशेंट जो कंप्लेन करती है नॉट ए रेगुलर मेंसेस. देन हेयर लॉस होता है, स्पेशली मेल पैटर्न हेयर लॉस, जो सामने से जो बाल्डनेस होता है. सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है, और बहुत ही एडवांस स्टेज में ये इनफर्टिलिटी को कॉज करता है. इसमें खासतौर से जब हम इसको डायग्नोज करते हैं, व्हेन वी गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन, सो FSH एंड LH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जो इसको डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं. और ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली, और रिसर्चेस भी बताती है कि PCOD के साथ पेशेंट फर्टाइल हो सकती है या कंसीव कर सकती हैं. PCOD बहुत लॉन्ग टर्म में जो है तो इनफर्टिलिटी को कॉज करता है. तो ये हुआ PCOD. नाउ कम टू द PCOS, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम. बहुत ही मिलती जुलती टर्म्स है. इट्स अ सिंड्रोम. Yes, yes, yes. या इट्स अ कलेक्शन ऑफ द सिम्टम्स और साइंस और कॉजेस यू मे से. इसमें क्या होता है कि मोर देन 12 फॉलिकल्स एवरी मंथ सिक्रेशन होता है पेशेंट के. बहुत ज़्यादा मल्टीपल फॉलिकल सिक्रेशन होते हैं, कोई भी मैच्योर नहीं हो पाता है और ना ही कोई डिस्चार्ज होने पाता है. और इसी तरह से इनका कलेक्शन होते चला जाता है, और फिर जो कंडीशन आती है वो मल्टीपल साइन सिम्टम्स की शक्ल में आती है. इट्स कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम. इसका भी जो कॉज है दैट इज ओनली द हार्मोनल,
लेकिन इसके साइन सिम्टम थोड़े से डिफर कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो है पेशेंट को मेल पैटर्न हेयर लॉस नहीं होता है, इसमें थिनिंग ऑफ हेयर होती है। पेशेंट के बाल थिन होना शुरू होते हैं और फिर वहाँ से बाढ़ने शुरू होती है। सिम्टम में वेट गेन होता है, स्पेशली जो है तो एक्नीज, पिंपल्स निकलते हैं पेशेंट को जो changes of voice and Exactly, mustaches occurs. hoarseness, yeah. Mustaches occurs and produces हिर्सुटिज्म, इट्स कॉल्ड इन मेडिकल टर्म हिर्सुटिज्म, Yes. जहाँ पे मर्दों की तरह बाल Yes. आना शुरू हो जाते हैं। और पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को प्रेग्नेंट होना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट कॉजेज इनफर्टिलिटी फॉर लॉन्ग टाइम। सो नाउ व्हाट्स द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज इन पीसीओएस एंड पीसीओडी? बोथ आर द ओवरियन डिसीजेस, बोथ आर हार्मोनल कंडीशंस जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो रही है। दोनों में जो है तो इरेगुलर पीरियड्स की कंप्लेंट होती है। सिर्फ पीसीओएस ऐसी कंडीशन है जिसमें थिनिंग ऑफ हेयर होती है, और पीसीओडी में जो है तो मेल पैटर्न बार्डनेस होता है। इसके अलावा पीसीओडी बहुत हार्मफुल नहीं है, इसमें पेशेंट आगे चल के इलाज करने के बाद जो है तो कंसीव कर जाती है, प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। बट पीसीओएस की कंडीशन में वेरी डिफिकल्ट टू गेट प्रेगनेंसी आफ्टर द रेक्टल स्टेजेस। तो ये उसमें फ़र्क है थोड़ा सा। व्हाट इज नॉट पीसीओएस? ऐसी कौन सी कंडीशन है जो पीसीओएस नहीं है? सो सिंगल सिस्ट अगर होती है किसी पेशेंट को, अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होता है कोई सिंगल फॉलिकल, या पेशेंट को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, होता है। ज़रूरी नहीं कि जो पेशेंट की पीरियड्स है या जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पीसीओएस की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाए, किसी और वजह से भी हो सकता है, जैसे एनीमिया है, स्ट्रेस कंडीशन है, मालन्यूट्रिशन है, और भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर हो सकते हैं। So these are not the PCOS and PCOD conditions. Now come to the exactly polycystic ovarian syndrome. So incidents are very common, especially in metro cities. It is very common, 5 to 10% incidences are noted. Leading cause of female infertility, and you may say the amenorrhea, obesity and hirsutism. These are the basic symptoms which represent in PCOS condition. I'll explain it. What is amenorrhea, hirsutism and obesity. उसी की बेसिस पे अगर हम टाइप्स देखें तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है कोई पेशेंट में ये अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज होता है, और कोई पेशेंट में जो है कोई इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बताया कुछ हार्मोनल टेस्ट के जरिए डायग्नोसिस पॉसिबल होती है। जैसे इरेगुलर पीरियड्स की हम बात कर लेते हैं। सो इसमें स्पेशली जो है तो साइकिल का डिले हो जाना। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल अपनी फर्टाइल एज में, या तो किसी फीमेल का 21 डेज का साइकिल होता है, किसी फीमेल का 25 डेज का होता है, किसी पेशेंट का 27 डेज का होता है। लेकिन जब 35 डेज से भी ज़्यादा साइकिल एलोंगेटेड हो जाए या ज़्यादा हो जाए, और ऐसा कई मतलब रिपीटेडली हो जाए, तो तब ये अलार्मिंग सिम्टम होती है कि पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। सेकेंड, पेशेंट को बहुत स्कैंटी फ्लो होता है। नॉर्मली एक फीमेल अपनी पर डे के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो 5 to 10 जो है तो पैड्स को चेंज कर सकती है, दैट इज़ अ नॉर्मल ब्लीड पर डे। लेकिन अगर बहुत रेयर ब्लीड हो रही है, स्कैंटी ब्लीड हो रही है, और ऐसा रिपीटेडली साइकिल्स में हो रहा है, तो ये थोड़ा सोचने की बात होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन वी हैव टू गो फॉर द फर्दर डिटेल। सेकेंड, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो जाती है। जैसे नॉर्मली हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन्स को, जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। देन एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन होता है जो ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, और फिर ओवरीज जो है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं जो यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं, और ये जो है तो इस तरह से साइकिल एवरी मंथ शुरू होता है। लेकिन जब यहाँ पे किसी तरह की इम्बैलेंसिंग हो जा रही है तो जो है तो फिर पीसीओएस या पीसीओडी कंडीशन डेवलप हो सकती है। अनदर मैंने बताया एंड्रोजन हार्मोन्स, जो मेल हार्मोन्स होते हैं स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में सिक्रेट होते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट होने लगे किसी वजह से, जो भी रीज़न हो, चाहे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का डिफिशिएंसी हो या एक्सेसिवनेस हो, तो उसमें जो है तो मेल जो सिम्टम है, मेल टाइप जो हार्मोनल सिम्टम्स है, लाइक बालों का उग जाना, चेस्ट पे बालों का होना, या एग्जैक्टली, सो ये इस तरह के एलोपेशिया होना, मेल पैटर्न हेयर लॉस हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है तो टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से ग्रोथ में ज़्यादा ब्रेस्ट के ऊपर। जी। कभी कभी ये अल्ट्रासाउंड से भी डिटेक्ट होते हैं। मैंने बताया कि ट्रांसवैजाइनल जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं पेशेंट का,
तो डिटेक्ट होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन है या पीसीओएस की कंडीशन है। नाउ क्लिनिकल साइन सिम्टम किस तरह से रिप्रेजेंट होता है पीसीओएस। सो टू ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम लाइक हाइपर एंड्रोजनिज्म और एनोवेटरी साइकिल्स, जिसमें साइकिल में ओवुलेशन नहीं हो पाता है, साइकिल्स तो रेगुलर हो रहे हैं बट ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये भी उसकी बेसिक साइन होती है। इसके अलावा एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, कभी स्कैंटी हो रही है, कभी एक्सेसिव हो रही है, ये भी उसकी कॉज हो सकते हैं। ओबेसिटी हो रही है, पेशेंट जैसे ही मेनार्क स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मेंसेस स्टार्ट हुआ, पेशेंट ओबेस होना शुरू हो गई, रेगुलर नहीं है साइकिल, एक्नेस, पिंपल्स आना शुरू हो गए, या हेयर लॉस की कंडीशन है। अक्सर हम देखते हैं पेशेंट को हिर्सुटिज्म की कंडीशन, मैंने बताया कि जिससे दाढ़ी या मूंछ का निकल आना, जैसे मर्दों में जो बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन फीमेल में इस तरह से नहीं होता है। ये समटाइम पूरे फेस पे जो है तो फेशियल हेयर्स जो है तो ग्रो हो जाते हैं। एलोपेशिया डेवलप होता है, जिसमें फ्रंटल बाल का जो है तो गिरना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इस तरह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में कभी ओलिगोमेनोरिया की कंडीशन, यानी बहुत ही कम आना, ओलिगो मीन्स कम। देन एमेनोरिया की कंडीशन होती है, एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस, और समटाइम इनफर्टिलिटी। voice also changing also, what kind of Hoarseness of voice, yeah. changes of voice also Changes of there. voice. This is also hormonal imbalance. Sometimes बहुत ही एक्नेस तो होते ही है, पिंपल्स तो आ ही जाते हैं, लेकिन जितने भी फोल्ड्स होते हैं, जैसे नेक का जो फोल्ड है वहाँ पे हमको ब्लैकिश कलर डिस्कलेशन दिखाई देते हैं, जिसको एक्नेथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। तो ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती है। स्किन टैग्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे मस्से निकल आते हैं पेशेंट को, और sometimes it leads to the type 2 diabetes mellitus also. These are very common clinical features present with PCOS patients. Now what causes in Western system PCOS? तो genetic भी इसको माना जाता है, hereditary, मदर है या उससे लिंक होता है, कभी कभी लाइफ स्टाइल भी इसको मैटर करता है। सो ये वेस्टर्न सिस्टम में कॉजेज है इसके, जेनेटिक एंड लाइफ स्टाइल। नाउ व्हाट्स द कॉन्सिक्वेंस? तो इसको दो तरह से कॉन्सिक्वेंस में डिवाइड किया है, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे। तो अगर हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स को इसके देखते हैं, सो इरेगुलर पीरियड्स का सही ना होना, ये बहुत ही कॉमन इसका इफेक्ट है, जो कई मुसलसल सालों तक पेशेंट को ये कंप्लेंट हो सकती है। हेयर ग्रोथ जो पेशेंट हमारे पास लेकर आती है, एक्नेस, पिंपल्स के आ जाना, और पिंपल्स भी वो पिंपल्स नहीं जो किसी क्रीम वगैरह के लगाने से सही हो जाते हैं। इवन इफ यू गो टू लेजर थेरेपी आल्सो, इट्स चांसेस टू हैव अ हीलिंग वेरी रेयर। इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है पेशेंट को अगर पेशेंट मैरिटल स्टेटस में। तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, अननेसेसरी वेट गेन होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को हेयर ग्रोइंग हो जाती है, बार बार हेयर रिमूविंग करिए, और सोशली भी इट्स इम्पैक्ट विद सच साइकोलॉजिकल स्टेटस। इफ यू सी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तो फर्स्ट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। यही वजह है कि वेस्टर्न सिस्टम जो है तो पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। कुछ पेशेंट में जो है तो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की कंडीशन पैदा हो जाती है, और समटाइम पेशेंट 50% पेशेंट कम विथ ओबेसिटी। सो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इसका कॉन्सिक्वेंस है। एक बहुत गलतफहमी है कि ऐसा अक्सर देखने में आता है प्रैक्टिकली, इफ यू सी द पीसीओएस पेशेंट्स आर ओबेस। सो ऐसा एक सवाल होता है कि क्या ओबेस पेशेंट में ही पीसीओडी होता है या पीसीओएस की कंडीशन होती है? तो ऐसा नहीं है। ओबेस पेशेंट डजंट सफर ऑलवेज फ्रॉम द पीसीओएस कंडीशन, और ना ही पीसीओएस पेशेंट में ऑलवेज ओबेसिटी होती है, बट 90% पेशेंट कम विद ओबेसिटी। लेकिन जब भी हम पेशेंट को वेट लॉस के इंस्ट्रक्शन देते हैं तो अल्टीमेटली उनका मेंसेस रेगुलर हो जाता है। उनको जब हम डाइटरी इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाइट फॉलो करने के लिए कहते हैं, वेट लॉस रेजिमेंट देते हैं, तो काफ़ी हद तक पेशेंट जो है तो रिकवरी हमको पेशेंट में रिकवरी मिलती है। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि पीसीओएस में ओबेसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसे हम वेट रिडक्शन करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके ट्रीटमेंट में मिलते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक स्टडी में शो हुआ है जो 2000 में पब्लिश हुई है कि ऐसे पेशेंट जिनको पीसीओएस था मुस्तकिल 2 साल तक, तो उनको एंडोमेट्रियल जो कैंसर है एक नॉर्मल फीमेल की बनिस्बत डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहे।
कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिसीजेस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस है, ये सब जो है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब होती है, डिप्रेशन होता है, स्लीप एपनिया, स्नोरिंग कंडीशन, ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कभी कभी पेशेंट को स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाते हैं, कंटिन्यूसली मिसकैरेजेस की कंडीशन हो सकती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन होती है, देन पेशेंट गोज इनटू कॉम्प्लिकेशंस। और फॉलिकुलर अरेस्ट होता है, पेशेंट का जो फॉलिकल है अक्सर पीसीओएस पेशेंट का वो मैच्योर ही नहीं होने पाता है, नतीजे में ओवुलेशन नहीं हो रहा है, और ओवुलेशन नहीं होता है तो फिर पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती, तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसकी अर्ली डायग्नोसिस को मिस कर देते हैं। पेशेंट जब हमारे पास आती है, चाहे यंग एडोलेसेंस गर्ल्स रहे, अनमैरिड रहे या मैरिड रहे, अक्सर जब प्राइमरी इनफर्टिलिटी की कंडीशन में आती है, यानी शादी को 2 साल हो गया बट पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रही है, या पेशेंट मैरिड नहीं है बट साइकिल रेगुलर नहीं है, ओबेसिटी होते जा रही है, स्कैंटी डिस्चार्ज हो रहा है, या एक्नीज या पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, या हेयर लॉस की कंडीशन है, तो जब पेशेंट ये कंप्लेंट्स हमारे पास लेकर आती है तब हमको क्ल्यू मिलता है कि ऐसा हो सकता है। अदरवाइज हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, जनरली शेयरिंग नहीं होती है फीमेल्स की अपनी पेरेंट्स से या अपनी मदर से स्पेशली, तो मदर भी ध्यान नहीं देती है कि किस तकलीफ से बच्चे सफ़र कर रही है, तो हम ये इसके अर्ली डायग्नोसिस को मिस कर देते हैं, और डिले डायग्नोसिस होने की वजह से फिर ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब पेशेंट हमारे पास आती है या इनफैक्ट वेस्टर्न डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, तो फ़ौरन जैसे स्कैंटीमेसिस या एमिनोरे की कंडीशन है या थोड़ा भी सस्पेक्टेड हो रहा है तो फ़ौरन बहुत सारे हार्मोनल टेस्ट को लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सीरम HCG है, सीरम प्रोलैक्टिन है, थायराइड फंक्शंस है, FSH LH है, देन स्टेडियोल करके जो हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन को डिटेक्ट करता है, फास्टिंग ग्लूकोज लिख दिया जाता है, फास्टिंग इंसुलिन, ये सारे हार्मोनल टेस्ट जो है तो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं ताकि क्या एग्जैक्टली कॉज है वो मालूम किया जा सके। पेशेंट हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लेके आता है, देन गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दिया जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट दे देती हैं, देन पेशेंट एक्नीज और पिंपल्स के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है, देन पेशेंट अगर कंसीव नहीं कर पा रही है तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो रही है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाता है, अगर वेट लॉस नहीं हो पा रहा है किसी वजह से तो किसी जिम को ज्वाइन करता है, किसी डाइटिशियन इसको गर्ल्स के पेशेंट ये भूलभुलैया में ही घूमता रहता है, पेशेंट इस तरह के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, कभी गायनेकोलॉजिस्ट, कभी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, कभी डर्मेटोलॉजिस्ट, कभी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ज़्यादा लोग ये फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ सब सारे हार्मोनल टेस्ट होते हैं, बाकी का अवॉइड हो जाता है। एग्जैक्टली। सो पेशेंट बिल्कुल राउंड इस सर्कल में उलझा रहता है, पेशेंट डजंट गेट एनी वे टू आउट फ्रॉम दिस कंडीशन। Creating complexions in there. Creating complexions in his health also, oral. एग्जैक्टली। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि जब इतने सारी चीज़ों में पेशेंट उलझता है, गायनेकोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, इवन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, तो सभी डॉक्टर एक ही मशवरा देते हैं, ओबेसिटी को कम करना है, आपको वेट लॉस करना है या वेट मैनेज करना है। अगर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोइंग हो रही है तो पेशेंट मैकेनिकल हेयर रिमूवल के जाते हैं, बार बार जो है तो मैकेनिकली हेयर को रिमूव किया जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट जो है तो हार्मोनल थेरेपीज पे उनको दे देते हैं, OCPs दिया जाता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दिया जाता है, और मेटफॉर्मिन भी जो है तो सजेस्ट किया जाता है। मेटफॉर्मिन तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ये अक्सर डायबिटीज पेशेंट को दी जाती है, लेकिन यहाँ पे इसका एक इफेक्ट होता है एंटी लाइपोलाइटिक इफेक्ट, टू रिड्यूस द फैटी एसिड कॉन्सेंट्रेशन एंड रिड्यूस द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लूकोज के बनने के अमल को कम करता है, तो यही एक फंक्शन है जिसमें मेटफॉर्मिन PCOS के लिए दिया जाता है। बट व्हाट हैपन, इतने सारे चक्रव्यूह में फंसने के बाद फाइनल आउटकम हमारे सामने कुछ नहीं आता है। Maybe 5 to 10% फीमेल हैव कंसीव्ड, गॉट प्रेगनेंसी, अदरवाइज पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस आगे बढ़ते चले जाते हैं और पेशेंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जाता है, तो अल्टीमेटली टाइम लॉस,
money loss and energy loss. Now patient when comes to us being a Unani physician, तो फॉरेन पेशेंट हमारे पास पीसीओडी के इन्वेस्टिगेशंस लेके नहीं आते हैं. पेशेंट कम्स टू अस विद एमेनोरिया, महीना ही नहीं आया 3-4 महीने से, या बहुत ही कम आ रहा है, या बहुत ही स्कैंटी आ रहा है, या रेगुलर साइकिल नहीं है, या पेशेंट को डिस्मेनोरिया है, बहुत सीवियरली पेन होता है मेंसेस के ड्यूरेशन में, या जो है तो ओबेसिटी होती चली जा रही है, पेशेंट को एक्नेस और पिंपल्स आ रहे हैं. और कभी कभी पेशेंट हमारे पास जो है तो बहुत ही कंफर्म डायग्नोसिस के साथ आते हैं, जो सोनोग्राफी भी बताती है कि पेशेंट को पीसीओडी है या पीसीओएस की कंडीशन है, या हार्मोनल टेस्टिंग जो एफएसएच, एलएच और एंड्रोजनस हार्मोन के इन्वेस्टिगेशन पेशेंट. हेयर ग्रोथ और ये जो है मेंस्ट्रुएशन का जो, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं है, अवेयरनेस इसलिए नहीं कि हम शेयर नहीं करते हैं. अभी भी वो ट्रेडिशनली शाइनेस हमारे अंदर मौजूद है, जो हम ना डॉक्टर से openly we are not डिस्कसिंग. seriously it was not so much आज जितना अवेयरनेस नहीं था. मेंस्ट्रुएशन वो मामूली चीज है, नहीं आ रहा है, आ जाएगा, आ रहा है, कोई बात नहीं. मतलब इस तरह की मेंटालिटी हो गई. और ट्रेडिशनली शाय नेचर हमें है, तो मेल डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाते हैं. फीमेल्स अगर होती है तो फीमेल से ही हमारी शेयरिंग होती है. अगर फीमेल भी इस तरह की हिस्ट्री पे नहीं जाती है तो स्किप हो जाता है पेशेंट. तो जब हमारे पास पेशेंट इस तरह की कंप्लेंट लेके आता है, तो बीइंग अ यूनानी हकीम और ड्यूटी टू टेक अ डिटेल हिस्ट्री अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. कितने दिन पे आता है, कैसे आता है, कितने दिन तक फ्लो होता है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं. पेशेंट का डाइट कैसा है, पेशेंट का स्लीप कैसा है, पेशेंट का बॉवल रेगुलर है या नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज है भी या नहीं है, मेंटल इमोशनल स्टेटस कैसा है. देन पेशेंट कोई HRT पे तो नहीं है, कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रही है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं इस्तेमाल कर रही है, या और कोई ऐसी मेडिसिन जो उसके मेंसेस पे इफेक्ट कर रहा है, और ऐसी कोई दूसरी चीज़ों का एडिक्शन तो नहीं है. तो ये डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद ही जो है तो हम रूट कॉजेज की तरफ बढ़ते हैं. फॉरेन इन्वेस्टिगेशन को हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, पहले डिटेल हिस्ट्री के जरिए मालूम करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरफ इसका अप्रोच जाता है. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की लाइफ स्टाइल गलत है, तो हम उसको फिर सही करते हैं. बहुत सारे हार्मोनल टेस्टिंग के बाद भी हमारे पास बहुत खातिरख्वाह सॉल्यूशन इसका है नहीं. तो डिटेल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारे एस्पेक्ट से पेशेंट की हिस्ट्री को लिया जाए. अब जब हिस्ट्री हमारे सामने आ जाती है तो फिर ट्रीटमेंट को देना या ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करना हमारे लिए इजी हो जाता है. तो ट्रीटमेंट पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ PCOS का यूनानी कंसेप्ट थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि व्हाट इज PCOS और PCOD यूनानी क्लासिकल टेक्स्ट. तो एज सच PCOD या PCOS करके हमारी क्लासिकल बुक में ऐसी कोई डिसीज का नाम नहीं है. बट PCOD के जो मेजर सिम्टम है, जो वेस्टर्न बुक्स में लिखा है, एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, इनका जिक्र हमारी बुक्स में है. जिसको किल्लत तम्स मीन्स ओलिगोमेनोरिया, एहतिबास तम्स मीन्स अमेनोरिया, एंड डिस्मेनोरिया मतलब उसरे तम्स. इस तरह के डिस्क्रिप्शन हमारे क्लासिकल बुक्स में मिलते हैं. और ये भी बताया गया है कि जब ये कंडीशंस किल्लत तम्स है या एमेनोरिया की कंडीशन एडवांस होती है तो उक्र यानी इनफर्टिलिटी डेवलप होती है. तो इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन है हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में मिलता है. इसके अलावा इसमें जब किल्लत तम्स होता है या एतबास तम्स होता है तो क्लासिकल टेक्स्ट में ये भी बताया गया है कि ओबेसिटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है. पेशेंट को जो है तो मर्दाना जो खसूसियात है, जो मेल टाइप फीचर्स है वो डेवलप हो सकते हैं, जैसे बालों का बढ़ जाना, वॉइस का चेंज हो जाना, बॉडी वेट गेन हो जाना, मस्कुलाइन बॉडी का हो जाना. behavior also changes also. या बिहेवियर Aggressive just. सो ये सारे डिस्क्रिप्शन क्लासिकल टेक्स्ट में मिलते हैं, लेकिन एज सच PCOD या PCOS करके कोई टर्म नहीं मिलती है. कॉजेज की तरफ अगर हम देखें तो यूनानी क्लासिकल टेक्स्ट में दो तरह के कॉजेज होते हैं, विद इन द यूट्रस एंड आउटसाइड द यूट्रस. विद इन द यूट्रस जैसे अखलाक का बिगड़ जाना, द डिस्टर्बेंस और इम्पेयरमेंट इन ह्यूमर्स, स्पेशली द कोल्ड टेम्परामेंट, दिस इज अ सुए मिजाज बारिद और फ्रहम. और इसके अलावा जो है तो खिलते बलगम चूँकि विस्कस होती है, बहुत ज़्यादा इसमें विस्कसिटी पाई जाती है, तो जब ये एबनॉर्मल हो जाती है तो इट कॉजेस accumulation और you may say the obstruction, सुद्धा की कंडीशन, जिसके से जो है तो फ्लो बराबर नहीं होने पाता है. लेट मैरिज की वजह से भी होता है. जी. लेट मैरिज. Late marriages, yes, of course. It's causing psychological depression. It's causing hormonal changes. So वो तो outside the uterus causes का.
बट विद इन द यूट्रस मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे स्पेशली द इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ, सूए मिजाज बारिद, इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन अगर यूट्रस को हो जाती है तो भी उसका ये रीजन विद इन द यूट्रस हो सकता है। जो आइडियल मैरिज टाइम ये कौन सा है? So fertile years, so 22 to 28 is a fertile years. What means, I mean, conception not occurring so very right time. 20 years, 25 years. 20 to 28 is the right time to get a marriage. Yeah, even court or the law also says the same age what Yes. you told. Even first minark, Yeah. if you see the Islamic point of view, the first minark of a female is the age to get married. So we will come to the causes. Outside the uterus, especially the सूए मिजाज जिगर, if your liver is not correct, it will also cause the menstrual disturbances. malnutrition की condition है, anemia की condition है, patient की lack of exercise है, depression है, late marriages. Yes. अगर एक सही उम्र में मैरिज नहीं होती है तो ये भी बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को कॉज करता है। इसके अलावा स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, ओबेसिटी है, ये सारे जो कॉजेस हैं ये पीसीओएस को कॉज कर सकते हैं। अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी सबब है, चाहे वो विद इन द यूट्रस है या आउटसाइड द यूट्रस है, उसको दूर किया जाए। स्पेशली इस्लाह जिगर, यानी जो पेशेंट का लीवर है उसके मेटाबॉलिज्म को करेक्ट किया जाए, उसके लीवर को करेक्ट किया जाए, तो भी जो है तो बहुत हद तक हम इस पेशेंट के, फीमेल पेशेंट की मेंसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। जो सूए मिजाज बारिद हो गया है, जो कोल्ड टेम्परामेंट एक्सेसिव हो गया है, उसको जो है तो नॉर्मलाइज किया जाए, उसको बैलेंसिंग की जाए, और जो असबाब सित्ता ज़रूरिया है, जो 6 एसेंशियल फैक्टर्स है, उसको जो है तो फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाए। और कुछ रीजनल थेरेपीज़ को मैं अभी आगे बताऊँगी आपको कि हम कैसे पीसीओएस में यूज़ करते हैं। So come to the first, इलाज बिल ग़िज़ा, that is डाइटोथेरेपी for the PCOS patient. मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि कमियत और कैफियत, that is quantity and quality of a diet is very important. You increase the kamiyat, you increase the volume of diet and decrease the कैफियत, that is the calories. So less calories with more volume. You advise the patient for reducing the weight, for managing the weight especially. यहाँ पे मैंने कुछ डाइट्स को हाईलाइट किया जिसके डिटेल में बहुत नहीं वो बता पाऊँगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं उनके इमेजेस के ज़रिए बता रही हूँ। एप्पल है, पाइन एप्पल है, ऑरेंजेस है, वाटरमेलन है, पपाया है। दीज आर वेरी गुड फ्रूट्स टू रेगुलेट द मेंसेस। इवन रिसर्चेस बताते हैं कि ये जो फ्रूट्स है इसमें पेशेंट के मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करने की प्रॉपर्टीज पाई जाती है और ये हार्मोनल को भी बैलेंस करते हैं। सीडलेस भी आता है पपाया। That is Chinese made. Hybrid diabetes is called seedless. But अगर एक फीमेल, even though if she doesn't have the problem with menses, इन फ्रूट्स का इंटेक रेगुलर रखती है तो she can manage very long termly its health regarding the menstruation. So इनका इंटेक हमको रेगुलर फीमेल को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए खाने के लिए। पाइनएप्पल है, पपाया है, रेगुलर डाइट के तौर पे हमको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए इस पीसीओएस पेशेंट के लिए। इलाज बिल तदबीर में स्पेशली जो है तो एक्सरसाइज बिफोर मील, प्रॉपर स्लीप, लेट नाइट जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको चेंज किया जाए, अर्ली मॉर्निंग वेकअप के लिए, वॉकिंग के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाए। पेशेंट को जो है तो एक्सेसिव लाइक यू मे से द चिकन और नॉनवेज डाइट से रोका जाए। डाइट के पैटर्न को जो है तो इंस्ट्रक्शन दी जाए उनको कहने के लिए, जंक फूड यू। सो even the swimming, brisk walking, jogging, jumping rocks, skipping, football, basketball, and these all playing games are very useful to reduce the weight and to maintain the health also. Now come to the इलाज with दवा, that is the pharmacotherapy. So पहला हमारा जो इलाज होता है liver correction, हम जो है तो इस्लाह कबीर करते हैं या जिगर की इस्लाह करते हैं। इसमें खास तौर से जो है तो पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जो उसके लीवर को करेक्ट करे, उसका मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करे। इसके बाद जो दूसरी किस्म की दवाइयाँ होती हैं मुदर हैज़, दैट इज़ इम्यूनोगॉग, जो पेशेंट हैज़ मतलब मेंसेस, जो मेंसेस को लाती है या इदरार करती है या रेगुलेट करती है, तो ऐसी दवाइयाँ दी जाती है। ये इदरार हैज़ वाली जो दवाइयाँ रहती है स्पेशली इनका मिजाज जो है तो गर्म होता है और मुलत्तिफ होता है,
तो ये सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है और टॉक्सिसिटीज को जो है तो मेंसेस के थ्रू बाहर करती है। इसी तरह से जो डे टू डे ओपीडीज में हम फॉलो करते हैं, स्पेशली मैं अपने ओपीडीज में जो पीसीओएस पेशेंट के लिए फॉलो करती हूँ, वो इलाज में दवा के तौर पे मुंसिज मसल थेरेपी हम लोग देते हैं। दैट इज़ अ रेजिमेन, अ टोटल रेजिमेन, और ये डिकॉक्शन फॉर्म में होती है, जो शांदे की शक्ल में होती है। पेशेंट को जब से उसका मेंसेस आया है, फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस, उसके बाद से 5th डे या 6th डे से ये मुंसिज मसल थेरेपी को हम इस्तेमाल करते हैं 21 डेज तक। 21 डेज तक इसका डिकॉक्शन बनाया जाता है। डिकॉक्शन पेशेंट को घर पे बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उस डिकॉक्शन को पीने के लिए कहते हैं। और अलॉन्ग विद सम यूनानी फॉर्मुलेशन लाइक शरबत दीनार 20 ml ट्वाइस एंड मार्जुन दबेदुल पर देयर इज अ लिवर करेक्शन आफ्टर ब्रेकफास्ट। एंड देन 22nd डे पेशेंट को हम बुलाते हैं फॉलोअप के लिए, और 22nd डेज जो है तो फिर एक फॉर्मुलेशन है हमारा यूनानी हब्बे मुदिर करके, जो इदरार की कैपेसिटी रखता है, जो इम्यूनोकॉक के तौर पे काम करता है और जो हेयर्स को स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्शन करता है, यूट्रस में हेयर्स को जो है तो रेगुलेट करता है। एंड सेकंड ऑन 22nd डे हम कपिंग थेरेपी करते हैं पेशेंट को। कपिंग थेरेपी क्या होती है मैं इसके बारे में आपको आगे बताती हूँ। जो मैंने मुंसिज मसल थेरेपी की बात की हुई, इसमें टोटली हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स जैसे बादियान है, विखे बादियान है, मको है, गुले सुर्ख है, अंजीर है, परशोशा है, चिरायता है। दीज आर टोटली हर्ब्स, प्योर हर्ब्स, जिनकी प्रॉपर्टी अगर हम क्लासिकल टेक्स्ट में देखें तो ये इम्यूनोकॉक के तौर पे होती है, डीऑक्सिडेंट होती है, मुफत्ते सुदत होती है, डेसिकेंट होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। अगर किसी तरह का कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको भी रिड्यूस करती है। लिवर करेक्टिव है इसमें बहुत सारी हर्ब्स। एंटी हाइपरलिपिडेमिक एक्टिविटी इन हर्ब्स में मिलती है। एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज इनमें मौजूद है। एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी इनमें मौजूद है। तो ये सब दवाओं को जो है तो इक्वल क्वांटिटी 5 ग्राम की क्वांटिटी में लिया जाता है, रात भर पानी में भिगोया जाता है और सुबह में उठ के इसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद इसको छानकर काला बनाकर जो है तो छान लिया जाता है। उसमें शरबत दीनार जो मैंने फॉर्मुलेशन बताया उसको 20 ml की क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है और इस तरह से एम्प्टी स्टमक पिया जाता है। और जो उसका बच जाता है, जो छानने के बाद जो चीज़ बचती है उसको फेंका नहीं जाता है, उसको दोबारा से फिर भिगोने के लिए रख देते हैं और शाम में फिर जो है तो इवनिंग में एम्प्टी स्टमक जो है तो दोबारा से इसी तरह का प्रोसीजर किया जाता है और शरबत दीनार के साथ उसको जो है तो पीने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से जो है तो ट्वाइस अ डे, दिन में 2 मरतबा इस तरह की रेजिमेन दी जाती है पेशेंट को। और जो मैंने बताया 22nd डे पे हम जो हिजामा करते हैं पेशेंट को, तो ये जो 4 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे काफ मसल और थाइस पे, इस तरह से वहाँ पे कप्स को अप्लाई किया जाता है और ब्लड को निकाला जाता है इंसिजन देके। इट्स वेरी इफेक्टिव मेथड हिजामा इन पीसीओएस पेशेंट। आई गॉट वेरी नाइस रिजल्ट ऑन 22nd डे। जैसे ही 22nd डे पेशेंट को हिजामा करते हैं, ऑलमोस्ट आफ्टर 2 डेज पेशेंट गॉट मेंसेस। अब ये हिजामा क्या होता है तो सुपरफिशियली मैं आपको, ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैं मुख्तसर आपको बताते चलूँ कि इसमें जो है तो कप्स को लगाया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये कप लगाने से क्या होगा? जी वही मैं बता रही हूँ कि कप्स को लगाया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक निगेटिव वैक्यूम को क्रिएट किया जाता है, सक्शन किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप होती है। सेकंड स्टेप में फिर जो है तो कप्स को निकाल देते हैं और स्कैरिफिकेशन करते हैं। 11 नंबर के जो ब्लेड है, सर्जिकल ब्लेड, पूरे स्टेराइल कंडीशन में पेशेंट को हल्का सा जो है तो इंसाइज किया जाता है, बिल्कुल 1 मिलीमीटर के तौर पे जो है तो पेशेंट को इंसाइज किया जाता है। तकरीबन 20 से 25 जो है तो कट्स दिए जाते हैं एंड देन अगेन सेकंड सेक्शन किया जाता है, दोबारा से सक किया जाता है और सकिंग करके जो है तो सुपरफिशियल जो हमने इंसिजन दिए है उसमें से ब्लीडिंग ओज आउट होती है। ऐसा इसका जो रेफरेंस है काफ मसल पे हिजामा लगाना फॉर द ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया, हमको जो है तो कैनन ऑफ मेडिसिन से मिलता है। एवेसिना जो इसके राइटर है, इन्होंने लिखा है कि अगर पेशेंट इन पर्टिकुलर पॉइंट पे हिजामा किया जाए, वेज कपिंग की जाए, तो पेशेंट को जो है तो ये बहुत ही बेहतरीन इम्यूनोकॉक या इदरार के तौर पे काम करता है और पेशेंट नेक्स्ट डे जो है तो पेशेंट गॉट मेंसेस। अब इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो यूनानी एतबार से तो इस्तफराक की है, यानी हम जो है तो डाइवर्जन कर रहे हैं, जो गलीज मादा है उसको जो है तो नीचे की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, यूट्रस की तरफ जो है तो उसको डाइवर्ट किया जा रहा है और फिर जो है तो इस्तफराक किया जा रहा है।
मॉडर्न पैथोफिजियोलॉजी में अभी इस पे रिसर्च चल रही है कि यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे कप्स लगाने की वजह से क्या ऐसे सर्कुलेशन चेंजेस हो रहे हैं, क्या ऐसे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिससे कि पेशेंट नेक्स्ट डे या दूसरे दिन जो है तो पेशेंट को मेंसेस आ रहा है। तो मॉडर्न एस्पेक्ट से भी इस पे काम हो रहा है, लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट से हमको इसका रेफरेंसेस मिलते हैं जामा के, ओलिगोमेनोरिया के और एमेनोरिया के भी। इसके अलावा पेशेंट को जो है तो हॉट स्पाइसेस दिए जाते हैं, जैसे एनिसोन है, कमून है, जीरा है, ये भी बहुत बेहतरीन इदरार हैज़ करता है, मुदिर कैपेसिटीज में पाई जाती है, गर्म होता है मिजाज में। फिलफिलसिया है, पाइपर नाइग्रम है जिससे काली मिर्च भी कहते हैं, ये भी अपने मिजाज में बहुत गर्म होती है। कोरिंडम है, किशमिश कहते हैं, ये भी मिजाज में ठंडा होता है लेकिन मुदिर कैपेसिटी रखता है, इदरार की कैपेसिटी रखता है, लिवर कनेक्टिव भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लहसुन है, जंजबील यानी अदरक है, ये भी जो है तो एंटी लाइपोलाइटिक एक्टिविटी होती है, लिपिड्स को कम करने की एक्टिविटी में होती है, अल्टीमेटली वेट रिडक्शन में ये हेल्प करते हैं और जो है तो पेशेंट को मेंसेस लाने में हेल्प होती है। नानख्वा है, अजवाइन, देन सौंफ, पेशेंट को अक्सर खाने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है, डिकॉक्शन की शक्ल में इसको बनाया जाता है और पेशेंट को पिलाया जाता है मेंसेस लाने के लिए। और कुछ कंपाउंड फॉर्मुलेशन है जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने सिर्फ 2 कंपाउंड फॉर्मुलेशन या नुस्खा को हाईलाइट किया है। इसमें माजुन सरस प्लस माजुन मुकिल दोनों को इक्वल क्वांटिटी में 10 ग्राम TDS की कंडीशन में हम दे सकते हैं। और सेकंड नुस्खा है माजुन दबेगुलबर्ड एंड अर्के बादियान विद अर्के ज़ीरा, ये भी हम जो है तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं थ्राइस अ डे TDS की कंडीशन में करने के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन इदरार हैज़ के तौर पे काम करता है। ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि PCOS करके कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं, सिर्फ अगर हम पेशेंट का मेंसेस रेगुलेट कर देते हैं, पेशेंट का जो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस है, चाहे वो स्कैंटी फ्लो है या चाहे वो बिल्कुल बंद हो गया है, अगर हम उसको रेगुलेट करते हैं तो इट्स एक्ट एज अ फ्लश। तो ये जितनी भी सिस्ट है, जितनी भी गलाजत जो मौजूद है अंदर यूट्रस की, कि इसको जो है तो बाहर की तरफ इसका डिस्चार्ज हो जाता है या फ्लो में जो है तो ये निकल जाता है। पेशेंट get cured, not complete, but patient got a good result after this therapy. So this is the Unani management of PCOS. Any question?